हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट संबंध में। तो फाइनली जो इंतजार था वो खत्म हुआ है। एशिया कप 2023 के लिए भारत ने अपना स्क्वाड अनाउंसमेंट कर दिया है। और बड़ी चीज़ ये है कप्तान रोहित शर्मा और चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये स्क्वाड अनाउंसमेंट किया है। मतलब पिछले वीडियो मैंने कहा था एक बड़ा दिन है इंडियन क्रिकेट के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि स्क्वाड सिलेक्शन होना है इस वजह से एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि स्क्वाड सिलेक्शन तो इससे पहले भी हुए हैं, मीटिंग पहले भी हुई है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू टीम अनाउंस करना ये एक तरीके से कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ है। और जो कि हमने पिछले कई टाइम में एक तरह से मिस किया है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ट्विटर पे टीम आ जाता है और उसमें अगर आप देखो जो सवाल होते हैं, जो डाउट्स होते हैं, वो क्लियर नहीं हो पाते। तो वहाँ पे एक तरीके से फैंस हो या फिर जो भी एक तरीके से मीडिया है वो आपस में एक तरीके से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये चीज़ें हो सकती है, या फिर कोशिश करते हैं कि डिफरेंट एक तरीके से सोर्सेस के थ्रू कि एक तरह से सही खबर फैला जाए, और उसमें काफ़ी चीज़ें भी एक तरह से गलत भी आती हैं। बट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो एग्जैक्टली आप एक तरीके से आमने सामने रहकर एक तरीके से सवाल जवाब कर सकते हो। साथ ही जो भी एक तरीके से आइडिया है टीम सिलेक्शन का या फिर प्लेयरों का जो इंक्लूजन होता है एक्सक्लूजन होता है, उसके पीछे का जो लॉजिक होता है वो आपको एक तरह से मालूम होती है। भले ही वो सही हो गलत हो, बट एक तरह से आपको क्लैरिटी मिल जाती है। तो वही चीज़ आज हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्वाड बता देता हूँ। 18 मेंबर की स्क्वाड है, जिसमें 17 जो कि मेन स्क्वाड में है और एक जो कि बैकअप जो कि रिजर्व स्क्वाड में है। तो उसके बाद एक तरह से जो भी की पॉइंटर्स हैं और जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक तरीके से जो बातें निकल के आए उसके बारे में भी जो भी एक तरीके से मेरा पॉइंट है मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए स्क्वाड कुछ इस प्रकार का है। सबसे पहले देखो आपके कप्तान रोहित शर्मा और फिर वाइस कप्तान है हार्दिक पांड्या। एक तरह से कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह जो कि वो एक तरीके से टेक ओवर कर ले वाइस कैप्टनशिप हार्दिक पांड्या से। बट अच्छी चीज़ ये हुई कि हार्दिक पांड्या ही कंटिन्यू करे, क्योंकि अभी अभी जसप्रीत बुमराह एक इंजरी के बाद लौट रहे हैं। मतलब 11 महीने उन्होंने क्रिकेट मिस किया है और सडनली आप उनको वाइस कप्तानी दे रहे हो, जबकि हार्दिक पांड्या ऑलरेडी थोड़े समय से एक तरह से टीम में वाइस कप्तानी की एक तरह से भूमिका निभा रहे हैं, T20 में कप्तान भी हैं। तो ऐसे में मतलब अच्छी चीज़ और आइडियल चीज़ यही है कि उनको एक तरह से कंटिन्यू करने दें, और वही चीज़ हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखो तो आपके जो बैट्समैन हैं टॉप ऑर्डर में ईशान किशन और शुभमन गिल होंगे। ईशान किशन आपके एक बैकअप विकेट कीपर भी हैं। बाकी मिडिल ऑर्डर की बात करें तो वहाँ पे विराट कोहली हैं, श्रेयस अय्यर की कमबैक हुई है, के राहुल की आज विकेट कीपर बैट्समैन कमबैक हुई है, सूर्य कुमार यादव है, और तिलक वर्मा का जो एक तरह से नाम चल रहा था उनका भी एक तरह से एंट्री हुआ है। अगर आप ऑलराउंडर्स की बात करें तो वहाँ पे आपको रविंद्र जडेजा दिख जाएंगे, अक्षर पटेल का भी नाम वहाँ पे, और शार्दुल ठाकुर आज बॉलिंग ऑलराउंडर वो भी सिलेक्ट हुए हैं। एक प्रॉपर स्पिनर के तौर पे सिर्फ कुलदीप यादव का ही सिलेक्शन हुआ है। और उसके बाद 4 तेज गेंदबाज हैं, जिसमें जसप्रीत बुमराह की कमबैक हुई है, मोहम्मद शमी है, मोहम्मद सिराज है, और साथ ही प्रसिद्ध कृष्णा की भी एक तरह से वापसी हो गई है। उनको भी एक तरह से इंजरी हुआ था, लेकिन बुमराह के साथ साथ उनका भी कमबैक हुआ है। तो यह आपकी देखिए 17 मेंबर की स्क्वाड है। और उसके अलावा संजू सैमसन को आज बैकअप रिजर्व में रखा गया है। वो एक रिजर्व के तौर पर ट्रैवल करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है, इन केस कोई इंजरी इशूज़ होता है, तो एक तरह से उनको ऐड कर दिया जाएगा। तो ये आपकी स्क्वाड है। अब देखो इसमें की पॉइंटर्स क्या हैं। सबसे पहले देखो तो बड़ी खबर ये है कि आपके जो इंजरी इश्यूज थे प्लेयरों को लेकर, वो एक तरह से कमबैक करे हैं, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, राहुल हो, जसप्रीत बुमराह हो, या फिर प्रसिद्ध कृष्णा हो। ऋषभ पंत को भी इंजरी हुई थी, बट क्योंकि ऋषभ पंत अभी थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा, उसी वजह से वो अभी एक तरह से फीचर नहीं कर पाए हैं। बट बाकी जो आपके 4 खिलाड़ी थे उन्होंने इंजरी से कमबैक कर लिया है। इसके अलावा संजू सैमसन से ऊपर सूर्य कुमार यादव को प्रेफरेंस मिली है। हालांकि संजू सैमसन का फॉर्म बहुत अच्छा था वनडे क्रिकेट में, जबकि सूर्य कुमार यादव का थोड़ा सा फॉर्म खराब ज़रूर था। बट सूर्य कुमार यादव को टीम की बैकिंग मिली है। और मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि सूर्य कुमार यादव आपके जो एक तरह से सर्टन खिलाड़ी है जो कि आपके 15 का हिस्सा होंगे। अभी 17 का हिस्सा है और 15 का भी वो हिस्सा ही होंगे जब वर्ल्ड कप के लिए टीम सिलेक्ट होगी। बाकी संजू सैमसन के लिए भी कहा था कि मुश्किल होगा, डिस्पाइट उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वंस राहुल लौटते हैं तो फिर संजू सैमसन के लिए भी मुश्किल होगा। उनको रखा गया है एक तरह से ट्रैवलिंग रिजर्व में। और उसका रीज़न भी एक तरीके से जो निकल के आया है कि राहुल अभी फुल्ली फिट नहीं है। मतलब जो उनकी सर्जरी से एक तरह से रिकवरी थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी अगर आप देखो जब वो प्रैक्टिस करने के दौरान उनको हल्का सा निगल हुआ है, और जिसके चलते थोड़ा और उनको टाइम लगेगा। मे बी एक आधा मैच जो कि वो एशिया कप में मिस कर सकते हैं, उसी वजह से थोड़ा सा मतलब उस इंजरी को देखते हुए बैकअप के तौर पर संजू सैमसन को रखा गया है। अदरवाइज वहाँ पे भी उनका नाम नहीं होता। तिलक वर्मा को एक तरीके से एंट्री मिल चुकी है।
और बार बार उसी चीज़ का डिस्कशन हो रहा था, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर एक तरह से फैक्टर देते हैं, प्लस थोड़ा सा ऑफ स्पिन भी डाल देते हैं टॉप ऑर्डर में, तो एक तरह से वो यूटिलिटी दे सकते हैं। और रिसेंटली उन्होंने जो फॉर्म दिखाई वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, हालांकि T20 फॉर्मेट में था, लेकिन उन्होंने एक तरीके से जो भरोसा है वो एक तरह से अर्न किया सिलेक्टर्स और कप्तान टीम मैनेजमेंट का। और जिसके चलते अगर आप देखो उनको पहले जो 17 खिलाड़ी उसमें पिक किया गया है। और अगेन यहाँ पे अगर आप देखो तो डिबेट हो सकता है कि संजू सैमसन यहाँ पे पिक हो सकते थे तिलक की जगह पे, बट तिलक को वहाँ पे एक तरह से बैकिंग मिली है। और आखिर जो एक बड़ा पॉइंटर ये है कि यूजीसीएल को एक तरीके से बाहर कर दिया गया है। मतलब समझ नहीं आता कि टीम मैनेजमेंट की और सिलेक्टर्स की क्या सोच है। मतलब साल भर में जितने भी बायलैटरल्स मैचेस होते हैं वो सभी में यूजीसीएल आपको खेलते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो T20 के मैचेस हो या फिर ओडीआई मैचेस हो। लेकिन जब भी कोई एक तरह से मल्टीनेशन इवेंट आता है, आईसीसी का इवेंट आता है, उस दौरान यूजुअल एक तरह से बाहर हो जाते हैं। मतलब 2021 के दौरान वो पिक भी नहीं हुए थे, वहाँ पे आप राहुल चेयर के पास चले गए थे। 2022 में वो पिक ज़रूर हुए थे, बट वहाँ पे खेले नहीं थे, बिकॉज आपको नंबर 8 पे एक थोड़ा सा बैटिंग डेप्थ चाहिए था। और यहाँ पे भी अगर आप देखो, क्योंकि कुलदीप अच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखो उनको रखा नहीं गया है। मतलब 15 में तो उनको जगह नहीं मिली, बट 17 में भी उनको जगह नहीं मिली है। अगेन यहाँ पे अगर आप देखो एक एक्स्ट्रा पेसर के रूप में वहाँ पर अगर आप देखो प्रसिद्ध कृष्णा को जगह मिली है, क्योंकि थोड़ा सा आपको बैटिंग डेप्थ भी चाहिए अगेन वहाँ पे। तो अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर को वहाँ पे जगह मिल गई है। बट अनफॉर्चुनेटली यूजी चहल एक और बड़े इवेंट से मिस आउट कर रहे हैं। पता नहीं कि वर्ल्ड कप के लिए उनका फ्यूचर क्या होगा। एशिया कप में पिक नहीं हुए हैं, इसका मतलब साफ ही है एक तरह से वर्ल्ड कप में भी एक तरह से टीम इंडिया उनको देख नहीं रही है। मतलब आई विल बी सरप्राइज इफ ही गेट्स पिक्ड इन द वर्ल्ड कप। और बाकी जो एक सरप्राइज एक तरह से मैं उम्मीद कर रहा था कि मे बी वाशिंगटन सुंदर या रविचंद्रन अश्विन में से कोई एक आ जाए सडनली एक ऑफ स्पिनर के रूप में, और थोड़ा सा वो लॉजिक टीम मैनेजमेंट दे दे कि हमें थोड़ा सा ऑफ स्पिन चाहिए था, वैरायटी चाहिए था, क्योंकि लेफ्ट हैंडर काफ़ी सारे एक तरह से बैट्समैन दूसरी टीमों में होंगे। बट वो एक चीज़ हुई नहीं है। बाकी लोग शिखर धवन को भी लेके एक तरह से चर्चा कर रहे थे, बट मैंने उस चीज़ पे भी एक तरह से वीडियो किया हुआ था। मैंने ऑलरेडी बताया था कि शिखर धवन से आगे निकल चुकी है टीम इंडिया। ऑलमोस्ट इंडिया के लिए शिखर धवन की एक तरह से जो करियर है वो ख़त्म हो चुकी है। मतलब बहुत मुश्किल होगा कि शिखर धवन अब टीम इंडिया में कम बैक कर पाए। देखिए, सबसे पहले आई थिंक ये एक तरीके से क्रेडिट देना चाहिए बीसीसीआई को या फिर जो भी एक तरह से सिलेक्टर्स हैं, कि एटलीस्ट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि पहले के टाइम में ये चीज़ नहीं होती थी, सिर्फ ट्विटर के ऊपर ही टीम आ जाती थी। तो एटलीस्ट एक तरह से क्वेश्चन आंसर सेशन हुए वहाँ पे कप्तान और सिलेक्टर्स के साथ, तो एक तरीके से हमें जानने को मिला एक तरह से थॉट प्रोसेस क्या है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी पहले एक तरीके से एक फ़नी इंसिडेंट वहाँ पे हुआ कि शायद जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर थे उनके पास पहले ही एक तरह से स्क्वाड आ गई थी, और थोड़ा सा वो मतलब सटीक स्क्वाड नहीं आई थी जिसमें शुभमन गिल का नाम मिसिंग था। और उन्होंने उसको रिवील भी कर दिया कि शुभमन गिल जो कि वो एशिया कप के स्क्वाड में नहीं है। और सोशल मीडिया पे वो एक तरह से ट्रेंड करने लगा कि शुभमन गिल कैसे मिस हो गए। मतलब उस वक्त लगा कि यार शुभमन गिल वो ट्वीट देख लेते या फिर वो इन्फॉर्मेशन देख लेते, शायद उनको हार्ट अटैक आ जाता। क्योंकि जिस वजह से शिखर धवन बाहर हुए, क्योंकि शुभमन गिल ने रिसेंट 2 ईयर्स में एक तरीके से आग लगा के रखे हुए हैं ओडीआई फॉर्मेट में, उन्हीं को एक तरह से टीम इंडिया ने ड्रॉप कर दिया, और वो उस पर डाउट ही था। तो इसी वजह से अगर आप देखो, आपको हमेशा से इंतज़ार करना चाहिए जो सटीक न्यूज़, जो कि एक तरीके से सर्टन 100% न्यूज़ जो कि एक तरह से दे, और वो एक तरीके से है कि इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर आपकी जो बीसीसीआई उसके जो ऑफिशियल हैंडल्स है उसके हवाले से एक तरीके से इन्फॉर्मेशन आए। तो बाद में अगर आप देखो कि अगेन वहाँ पे उनको एक तरीके से सटीक इन्फॉर्मेशन मिल भी गई, उन्होंने एक तरीके से वहाँ पे माफ़ी भी मांगी और वो चीज़ कहा कि अब यही फाइनल स्क्वाड है। और बाद में ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अजय अगरकर ने नाम एक तरह से रिवील किए, वहाँ पे पता लग गया, क्योंकि वहीं पे सरप्राइज ये लगा कि शुभमन गिल कैसे मिस आउट कर सकते हैं। मतलब इतना बड़ा ब्लंडर तो टीम इंडिया नहीं करेगी। लेकिन स्क्वाड अनाउंसमेंट के बाद एक तरीके से फैंस थोड़े से नाखुश थे, आई थिंक 2 प्लेयरों को लेके। एक है संजू सैमसन और दूसरे युजवेंद्र चहल। और जिसके पीछे एक तरीके से आप देखो वैलिड रीज़न भी है, और फैंस एक्सपर्ट्स जो भी एक तरीके से नाखुश हुए हैं उनका एक तरीके से बनता भी है। क्योंकि देखो युजवेंद्र चहल आपके एक प्रीमियर स्पिनर है, विकेट टेकर हैं, लगातार आपके लिए अच्छा करते आए हैं। रिसेंट परफॉर्मेंस आप थोड़ा सा अगर निकालोगे शायद उतना आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा, बट उसमें भी अगर आप देखो उस कॉन्फिडेंस को एक तरह से टीम मैनेजमेंट नहीं तोड़ा है। क्योंकि लगातार आप जब उनको ट्रैवल कराते रहेंगे, बायलेटर्स में खिलाते रहेंगे, लेकिन जब आप वर्ल्ड इवेंट्स में, बड़े इवेंट्स में लेके नहीं जाओगे, तो फिर वो प्लेयर का भी जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा डाउन होगा। आप एग्जाम्पल देख लीजिए जो कुलदीप यादव के साथ भी 1-2 साल पहले हुआ है। क्योंकि जब वो केकेआर से भी ड्रॉप हो चुके थे, अपने आईपीएल फ्रेंचाइजी से इंडियन टीम में भी नहीं फीचर कर रहे थे, वो कंप्लीटली एक तरह से डाउन थे। लेकिन वहाँ पे वो दिल्ली कैपिटल्स में जाते हैं, वहाँ पे अच्छा करते हैं, कॉन्फिडेंस मिलता है, फिर इंडियन क्रिकेट टीम में वापसी करते हैं, परफॉर्म वहाँ पे करते हैं, और अभी देखो वो रेगुलर बन चुके हैं।
आई थिंक जो यूजी के साथ पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप में हुआ कि उनको एक भी मैच नहीं मिला, कहीं ना कहीं वो चीज़ उनको एक तरीके से उनके कॉन्फिडेंस को हर्ट की होगी, और जिसके चलते एक आधा परफॉर्मेंस इधर उधर हुई होंगी। लेकिन फिर भी मैं मानता कि यूजी चहल इस स्क्वाड में आपके होने चाहिए थे। मैंने उनको 15 में भी रखा था जब मैंने स्क्वाड आपको बताई थी कि जो एक तरह से मेरे चॉइसेस थे। बट आप देखो ये कितना उनके लिए अनफॉर्चुनेट है कि वो 18 में भी एक तरह से फीचर नहीं कर पा रहे हैं। अब उसमें अगर आप देखो जो क्वेश्चन उनको हुए वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें उन्होंने यही कहा कि थोड़ा सा हमें वैरायटी चाहिए था स्क्वाड में, दो स्पिनर हम नहीं ले जा सकते, तो उसी वजह से आप देखो यूसी चहल मिस आउट कर गए। हालांकि ये ज़रूर जो चीज़ थी जो कि मेंशन हुआ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यूसी चहल हमारे एक बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज रहे हैं, बट कॉम्बिनेशन को देखते हुए उनको नहीं ले पा रहे हैं। जबकि आपने एक एक्स्ट्रा सीमर वहाँ पे ले लिया है, और दो दो लेफ्ट आर्म स्पिनर रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल वहाँ पे पिक हुए हैं। और हमेशा से यार आप देखो आपको क्योंकि बैटिंग डेप्थ नहीं मिल पाती है, उसी वजह से एक आधा आपका जो प्लेयर है, जो बॉलर है, वो एक तरह से बली पड़ता है। और अगेन इस बार अगर आप देखो वो युजवेंद्र चहल बना है 2022 T20 वर्ल्ड कप में, वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाया उसी रीज़न की वजह से, और इस साल भी अगर आप देखो उसको स्क्वाड में ही नहीं रखा है। और जहाँ तक संजू सैमसन की बात रही, उनका जो एक तरीके से एक्सक्लूजन हुआ है जो मेन स्क्वाड है उससे, और वो बैकअप में एक तरह से आड़ हुए हैं, देखिए वो एक तरह से साफ दर्शाता है कि टीम इंडिया कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को एक तरह से क्राइटेरिया नहीं मानती है। टीम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं एक तरह से प्लेयर को फेवरेटिज्म करती है, बैक और स्पेशल बैकिंग भी देते हैं। मतलब उनको जो लगता है कि ये प्लेयर थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, जो उनके एक तरह से ट्रस्ट में आते हैं, उन्हीं प्लेयर को वो सिलेक्ट करते हैं। उसका एग्जांपल देखिए सूर्य कुमार यादव, उसने T20 में एक तरह से आग लगा के रखा हुआ है, बट ओडीआई नंबर्स उसके बहुत ही ख़राब है, एवरेज आई थिंक 25 से भी कम का है। और अगर स्पेशली अगर आप देखो रिसेंट परफॉर्मेंस तो बहुत ही ख़राब हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्ट के वजह से वहाँ पे खेल रहा है कि एक एक्स फैक्टर प्लेयर है, किसी बड़े दिन के ऊपर एक बड़े मुश्किल हालात से एक तरह से मैच जिता सकता है। अगेन वो चीज़ है कि होप। दूसरी चीज़ आप देखो तिलक वर्मा अभी पिक हुए हैं, अब उसने एक भी ओडीआई मैच नहीं खेला है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखो एक ट्रस्ट के भरोसे वो पिक हुए हैं। और जहाँ तक ये लॉजिक देते हैं कि एक लेफ्ट हैंडर है, थोड़ा सा बॉल डाल के देगा, तो आपने रिसेंट में अगर आप देखा था एक दीपक हुड्डा आया था, उससे आपने कितना बॉल कराया, उससे तो अपने बड़े स्टेज में बॉल नहीं कराया, चाहे एशिया कप खेला, वर्ल्ड कप का भी हिस्सा रहा, बट वहाँ पे उसने बॉल नहीं डाले। जहाँ तक लेफ्टी की बात है, तो आई डोंट थिंक कि उनको स्टार्टिंग 11 में जगह मिलेगा, क्योंकि उससे पहले तो श्रेयस अय्यर खेलेंगे, और श्रेयस अय्यर के बाद जो लिस्ट में होंगे वो सूर्य कुमार यादव है, उनके बाद कहीं जाके तिलक वर्मा का नाम आएगा। और जब वर्ल्ड कप की जो 15वीं पिक होगी, तो वहाँ पे हो सकता है कि तिलक वर्मा एक तरह से वहाँ पे फीचर ना करे। तो ऐसे में मुश्किल ही है कि आपको एक तरह से समझ पाना कि तिलक वर्मा वहाँ पे क्यों पिक हुए हैं। और अभी जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही पता लगी कि केएल राहुल अभी 100% फिट नहीं है। तो ऐसे में अगर आप संजू सैमसन को 17 में रखते, तो अगर आपको ज़रूरत पड़ती कि सपोज एक दो मैच वो मिस कर रहे हैं, तो फिर वो इजीली वहाँ पे वो फीचर कर सकते थे प्लेइंग 11 में। लेकिन अब क्या आपको करना पड़ेगा कि ईशान किशन को आपको मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि आपके बैकअप ओपनर है। तो यही प्रॉब्लम है, इसी तरह से आपको एक तरीके से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और उस पर हमारे कप्तान ये बोलते हैं कि हमने एक तरीके से इस टीम एनवायरनमेंट में ये बताया हुआ है कि हर एक बैट्समैन जो कि है वो अलग अलग पोजीशन पे बैटिंग करने के लिए तैयार रहे। मतलब किसी का भी एक तरह से फिक्स पोजीशन नहीं है, किसी को भी किसी भी पोजीशन पे हम खिला सकते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। तो ये चीज़ एक तरह से हमारे कप्तान का मानना है, बेसिकली जो मिडिल ऑर्डर प्लेयर को लेके, जो थोड़े से यंग प्लेयर है उनको ही लेके। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर केएल राहुल 2 तारीख के लिए जो पाकिस्तान वाला मैच है उसमें अगर फिट नहीं हो पाते हैं, तो बैटिंग ऑर्डर क्या होगी, क्या ईशान किशन को वो मिडिल ऑर्डर में पुश करेंगे, या फिर ईशान से ओपन करा के इधर रोहित या विराट नीचे आएंगे। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिखर धवन के ऊपर भी सवाल हुए कि शिखर धवन क्या इंडियन टीम में वापसी कर सकते हैं, क्या उनको थोड़ा सा और बैक किया जा सकता था। तो वहीं पे अजित अगरकर ने ही शायद एक तरह से उस पर बयान दिया है कि देखिए शिखर धवन बहुत अच्छे बड़े प्लेयर रहे हैं टीम इंडिया के लिए, बट हमारे पास अभी 3 प्लेयर हैं, रोहित, शुभमन और ईशान, जो कि लगातार अच्छा कर रहे हैं, और साथ ही हम सिर्फ 15-16 खिलाड़ी पिक कर सकते हैं, तो इस समय शिखर की जगह नहीं बनी। बेसिकली देखो कि टीम इंडिया उनको 1 साल के परफॉर्मेंस के बाद एक तरह से बैक नहीं कर पाई, और उसमें शिखर धवन की भी थोड़ी गलती थी कि वो आउट ऑफ फॉर्म हुए थे, उनकी गेम में एक तरह से डिप आई थी। और ऑब्वियसली जब शुभमन और ईशान ने भी अच्छा किया, तो उनको एक तरीके से बाहर होना पड़ा। तो आई थिंक यही कुछ जो पॉइंट्स थे, आई थिंक जैसा कि कहा कि केएल राहुल के ऊपर, या जो मिडिल ऑर्डर के ऊपर जो बैटिंग फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर, या शिखर धवन के ऊपर, युजवेंद्र चहल के ऊपर, यही सब के ऊपर एक तरह से सवाल हुए थे। करीब आधे घंटे तक एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। बाकी थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा गया कि किस बेसिस के ऊपर संजू सैमसन जो कि है वो तिलक वर्मा और
सूर्य कुमार यादव की जगह पे पिक नहीं हुए हैं कि सूर्य कुमार यादव का फॉर्म खराब है, तिलक ने अभी जस्ट T20 में परफॉर्म किया है, उसके बावजूद वहाँ पे उनको पिक किया गया है। जबकि संजू सैमसन ने अच्छा किया है, 50 प्लस का उनका एवरेज है ओडीआई में, रिसेंटली उन्होंने अच्छा भी किया है। और जो लास्ट उन्होंने ओडीआई मैच खेला है उसमें उन्होंने क्विक 50 भी मारा था, बट उनको पिक नहीं किया गया है मेन स्क्वाड में। सवाल पूछे भी जाते तो शायद उसके जवाब में यही आता कि ऑलरेडी हमारे पास 2 विकेट कीपर हैं, तो इसलिए हमने 3rd विकेट कीपर पिक नहीं किया है। और वहाँ पे हम एक तरीके से देख रहे हैं कि एक लेफ्ट हैंडर ऑप्शन तिलक के रूप में थोड़ा सा बॉल भी डाल के दे देगा। सूर्य कुमार यादव को हम एज एक्स फैक्टर देख रहे हैं, जो कि नंबर 6 पे मैच फिनिश कर सकता है। तो यही कुछ एक तरीके से आपको एक तरीके से आंसर भी मिलते, तो बहुत ज़्यादा उसमें आपको एक तरह से क्लैरिटी वहाँ पे नहीं मिलती। लेकिन ठीक है, मतलब इंडियन टीम है, सपोर्ट करते हैं इंडियन टीम को, तो जो भी प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं चाहेंगे अच्छा करे। चाहे श्रेयस अय्यर हो, केएल राहुल हो, सूर्य कुमार यादव हो, तिलक वर्मा हो, जो भी एक तरह से पिक हुए हैं वो अच्छा करे। और एट द एंड ऑफ द डे हमें रिजल्ट मैटर करता है। चाहे कोई भी खेले, कोई भी परफॉर्म करे, हमें एशिया कप जीतना है और वर्ल्ड कप भी जीतना है। तो ऐसे में इंतज़ार रहेगा एशिया कप का, क्योंकि अभी 1-2 दिन में वहाँ पे कैंप होंगे। जो 17-18 खिलाड़ी पिक हुए हैं उस कैंप में एक तरह से ज्वाइन करेंगे और वहाँ से वो ट्रैवल करेंगे श्रीलंका की तरफ, जहाँ पे उनको एशिया कप खेलना है। उम्मीद वहाँ तक करेंगे कि केएल राहुल फुल फिटनेस एक तरह से अपना पाले और फर्स्ट गेम के लिए एक तरह से अवेलेबल रहें। और साथ ही ये भी उम्मीद करेंगे कि इस बीच जो एक तरह से गैप है 8-10 दिनों का, उसमें किसी और प्लेयर का इंजरी ना हो। क्योंकि वहाँ पे रोहित शर्मा ने थोड़ा सा एक तरीके से उसको फनी वे में ज़रूर बताया था, बट वो एक सीरियस कंसर्न था कि उनका मानना ये था कि अभी तो स्क्वाड सब ठीक है, बट मुझे सब प्लेयर जो कि है फिट चाहिए जब मैं प्लेयर एक तरह से चुनूँ मेरे प्लेइंग 11 के लिए, यानी कि मैच डे के ऊपर मुझे सारे के सारे फिट प्लेयर चाहिए। थोड़ा सा फनी तो ज़रूर था, लेकिन एक तरीके से मेजर इशू भी है, क्योंकि पिछले अगर आप 1-2 टूर्नामेंट देखोगे वहाँ पे आपके पास सारे के सारे प्लेयर अवेलेबल नहीं हुए हैं, खास करके आपके जो की प्लेयर्स हैं। तो इस बार सारे के सारे अवेलेबल होंगे, तो आई थिंक कैप्टन और कोच के लिए बेहतर होगा। तो खैर ये तो एशिया कप का स्क्वाड था। इसके बाद आपको 3 वनडे मैच की सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी घर पे खेलनी है, और ऑब्वियसली सितंबर 5 का डेडलाइन है वर्ल्ड कप तक का। तो मोस्ट प्रोबेबली उसके लिए भी आप देखोगे कि ये जो प्लेयर है उन्हीं में से एक तरह से सिलेक्ट होंगे, तो उसका भी इंतज़ार रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों तक इसे शेयर भी कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में भी अपना राय रखिए, जो एशिया कप का स्क्वाड पिक हुआ है उसको लेके आपके हिसाब से कौन से खिलाड़ी को एक तरह से यहाँ पे होना चाहिए था, या फिर कौन से खिलाड़ी को एक तरीके से नहीं होना चाहिए था जो कि पिक हो गया है, उसके बारे में ज़रूर बताइए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।